तो नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री के अंदर अपने जो टॉपिक की सीरीज चल रही थी, इसके अंदर आज अपना ये तीसरा टॉपिक है जिसका नाम क्या है, परमाणु, एटम। देखो, केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, थोड़ा सा टॉपिक है जो लेंथ है ये, लेकिन अपने को थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ना है, इतना अपने कठिन आता नहीं है। ऊपर ऊपर से जो चीजें हैं वो पढ़नी जरूरी है और उन्हीं से क्वेश्चन बन जाता है। तो परमाणु या एटम क्या चीज है, देखो इसके बारे में बहुत से जो वैज्ञानिक हैं वो आए और अपनी अपनी अवधारणाएं दी थी। तो वास्तव में परमाणु क्या होता है, बताओ परमाणु क्या चीज होती है? पदार्थ टॉपिक पढ़ा था ना, पदार्थ क्या होता है? द्रव्य। वह कोई भी वस्तु जो जिसका कुछ न कुछ मास यानी द्रव्यमान हो और वह स्थान घेरती हो, उसे क्या कहते हैं अपने? द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। कोई भी वस्तु, जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये इसका कुछ न कुछ द्रव्यमान है क्या? इसका द्रव्यमान है। ये कहीं रखते हैं तो थोड़ा स्थान तो घेरता ही है, द्रव्य या पदार्थ वही चीज होती है। लेकिन परमाणु है ना, परमाणु कहता है किसी भी वस्तु का छोटा से छोटा पार्टिकल है, छोटा से छोटा पार्टिकल जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। छोटा से छोटा पार्टिकल अपन सजीव के अंदर पढ़ते हैं कि सजीव के अंदर छोटा से छोटा यानी छोटी इकाई क्या होती है? अरे कोई भी सजीव है किसका बना होता है, किससे बना होता है? कोशिका से। पढ़ा था ना, शरीर की छोटी से छोटी इकाई क्या है अपनी? कोशिका। और कोशिकाओं से मिलकर उत्तक बनता है, उत्तकों से मिलकर उत्तक तंत्र, फिर अंग, इस प्रकार पढ़ा था ना। तो सजीव के अंदर छोटे से छोटा पार्टिकल होता है ना, वो होता है कोशिका। उसी प्रकार निर्जीव, जो भी निर्जीव है उसके अंदर जो छोटा से छोटा पार्टिकल होता है ना, वो क्या होता है? परमाणु होता है। बहुत सारे परमाणु एक जगह मिलते हैं और मिलकर किसी वस्तु का निर्माण करते हैं। जैसे ये पेन है, इस पेन का छोटा से छोटा पार्टिकल है, यानी इसको विभाजित करते जाओ, विभाजित करते जाओ, विभाजित करते जाओ, एक ऐसा पार्टिकल आएगा जिसको आगे विभाजित नहीं कर सकते। वही क्या है? परमाणु। इस प्रकार की परिभाषाएं वैज्ञानिकों ने दी है। लेकिन परमाणु को विभाजित कर सकते हैं क्या? परमाणु के अंदर प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, सब कुछ होते हैं। लेकिन अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसके बारे में अलग अलग अपनी अवधारणाएं दी थी। तो अपने वो अवधारणा तो पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए परमाणु तो किसी भी वस्तु का छोटा से छोटा पार्टिकल क्या होता है? परमाणु होता है। अब परमाणु के अंदर जितने भी सब पार्टिकल होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब के बारे में पढ़ना होता है। छोटा इस प्रकार के छोटे क्वेश्चन आते हैं अपने। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं परमाणु या एटम है। ये पदार्थ की क्या है? सूक्ष्मतम इकाई। पदार्थ की बोल रहा हूं मैं। जैसे सजीव की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? कोशिका। अरे कोई भी सजीव हो कोशिका से तो मिलकर बना होता है। इसी प्रकार कोई भी पदार्थ है ना, उसकी सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है? परमाणु होती है। हर चीज परमाणु से मिलकर बनी होती है, हर चीज परमाणु से। जैसे ये लकड़ी है, ये लकड़ी है, छोटे छोटे परमाणु है इसके अंदर। फिलहाल ये जिंदा है तो कोशिका है, अब जिंदा नहीं है ना। हाँ, जैसे ये पेन है, ये छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु स्वतंत्र नहीं होते। अरे परमाणु स्वतंत्र होते तो ये पेन बन जाता क्या? हाँ, तो परमाणु स्वतंत्र नहीं होते, तो ये एक दूसरे से जुड़कर क्या बनाना चाहते हैं? ये स्थायित्व प्राप्त करना चाहते हैं। किस प्रकार स्थायित्व प्राप्त करना चाहते हैं? जैसे एक हाइड्रोजन है, ये एक परमाणु है, ये एक हाइड्रोजन है, ये भी एक परमाणु है। ये दोनों स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? ये देखो, परमाणु स्वतंत्र नहीं होते, तो ये स्वतंत्र होने के लिए एक दूसरे से क्या करते हैं? ये बंध बनाने की कोशिश करते हैं और बंध बना के स्वतंत्र रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन परमाणु स्वतंत्र नहीं रह सकते। कुछ रह सकते हैं, जैसे अक्रिय गैसें होती है ना, वो स्वतंत्र रह सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। तो ये स्वतंत्र रहने खातिर क्या करते हैं? एक दूसरे से बंध बनाते हैं। तो ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों मिलकर H2 बनाते हैं क्या? अपन H2 लिखते हैं, अपन N2 लिखते हैं, अपन O2 लिखते हैं ना। कभी O नहीं लिखते, N नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? ये परमाणु है, ये स्थायी नहीं है, ये स्वतंत्र नहीं रह सकते। स्वतंत्र रहने के लिए क्या करेंगे? क्रिया करेंगे, क्योंकि इनके जो बाह्य कोश होता है ना, उस बाह्य कोश में अष्टक है, अपना अष्टक होता है बाह्य कोश का, उसको पूर्ण करने के लिए ये दूसरे से क्रिया करते हैं और क्रिया करके बंध बनाते हैं और बंध बना के स्थायी रूप धारण करते हैं। जैसे H2, N2, O2 इस प्रकार लिखते हैं ना, तभी तो लिखते हैं इनको। रासायनिक अभिक्रिया में प्रत्येक परमाणु भाग, जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें प्रत्येक परमाणु भाग लेता है।
तीन मूल कण होते हैं। देखो परमाणु के अंदर 3 मूल कण होते हैं। परमाणु कैसा होता है? परमाणु इस प्रकार का होता है। देखो ये परमाणु है, ये एक परमाणु यानी छोटा से छोटा पार्टिकल है किसी भी वस्तु का। इसके अंदर परमाणु के अंदर इस प्रकार कक्षाएं होती हैं। ये क्या होती हैं? हाँ ये कक्षा। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं? चक्कर काटते रहते हैं। और इसके केंद्र के अंदर है, देखो ये प्रोटॉन है जो धनावेशी, तो P+ लिख रखा है ना, धनावेशी। न्यूट्रॉन है, इसके ऊपर कुछ नहीं है ना, ये उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस होता है क्या? ये ऋणावेशित होता है। तो परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं क्या? पाए जाते हैं। इसके बाहर जो कक्षाएं होती हैं इसमें क्या इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं क्या? बिल्कुल इस प्रकार का परमाणु होता है ये। अब अपने को पढ़ना है प्रोटॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, इन पर आवेश कितना होता है, इनका द्रव्यमान कितना होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखो ये सारणी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, याद कर लेना। देखो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले क्या है, क्या दे रखे हैं वितरण। अच्छा हाँ, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ऊपर ये नाम दे दिए, ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन है और ये प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने की थी। और प्रोटॉन नाम किसने दिया था? अब कहीं की बुक में सीधा प्रोटॉन और रदरफोर्ड दे रखा है, याद रखना रदरफोर्ड ने क्या दिया था? इसका नाम दिया था, जबकि खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.673 इंटू 10 की पावर माइनस 10 की पावर माइनस 27 केजी है ये, इस प्रकार है, ठीक है ना। 10 की पावर माइनस 27 केजी, इतना कम द्रव्यमान होता है। माइनस 27 केजी का मतलब क्या हो गया? 10 की पावर माइनस 27 का मतलब कहने का मतलब है 1.673 गुणा 10 की पावर माइनस का 27 केजी। इस माइनस 27 केजी का अर्थ समझ गए क्या? 10 की पावर माइनस 27 का अर्थ क्या होता है? पावर माइनस में कद लगती है नीचे की, अरे हर का मान ऊपर लेके जाते हैं तभी तो पावर माइनस में आती है। तो कहने का मतलब 10 की पावर 27 है, नीचे 27 जीरो लगा दो और 27 जीरो का इसके अंदर भाग दो, कितना छोटा मान आएगा? हाँ इतना छोटा इसका क्या है? द्रव्यमान है। इसी प्रकार न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.675 इंटू 10 की पावर माइनस 27 से दोनों बराबर है क्या? अरे नहीं है, देखो ये 7-3 है, ये 7 है, इसका मतलब ये भारी है, हाँ थोड़ा भारी है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने की। इसका देखो द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 केजी। मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में भारी कौन है? इलेक्ट्रॉन है क्या न्यूट्रॉन है? न्यूट्रॉन है। अरे इसके अंदर देखो माइनस 27 है, इसके अंदर माइनस 31 है पावर है, इसके अंदर 27 जीरो का भाग देना पड़ेगा, इसके अंदर 31 जीरो का भाग देना पड़ेगा। भाग ज्यादा है क्या? मान और छोटा जाएगा, तो ये ज्यादा भारी है, ये कम भारी है, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है 31 है इसका मतलब भारी है, भारी ये तो भाग लगेगा इनका। आवेश की बात करते हैं तो प्रोटॉन पर धनावेश, प्रोटॉन धनावेशित होता है क्या? आवेश होता है प्रोटॉन पर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, इस प्रकार से लिखा होता है। न्यूट्रॉन पर आवेश शून्य, ये उदासीन होता है। ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस 1 पॉइंट नहीं, माइनस में होता है इसका आवेश, माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम। बताओ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आवेश सेम है क्या? नहीं सर, अरे सेम नहीं है, ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में, सेम का हुआ। मान लिखने में सेम है, लेकिन एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, याद रखना इसको। अब देखो इन सब को याद करने का, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, एक आता है नाभिक की खोज किसने की। छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, उस ट्रिक को लिख लेना, ठीक है ना। ट्रिक लिखा रहा हूं, उस ट्रिक को लिख लेना, बाद में लिखना है, बाद में फिर से लिखा दूंगा मैं, उससे सब याद हो जाएंगे। ईंट पग नाचे क्यों? नारद को नचाएंगे, ये अपनी ट्रिक है। ईंट पग नारद नचे, पग नहीं लिखा गया। ईंट पग नारद नचे, याद रखना। ई से क्या है?
इलेक्ट्रॉन। टे से याद रखना टॉमसन, टॉमसन को इंग्लिश में लिखें तो इसको थॉमसन ही लिखा जाता है, ठीक है ना, वो टी एच के रूप में होता है, तो ये टॉमसन थॉमसन। तो ई से इलेक्ट्रॉन और टे से थॉमसन। बोलो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने की थी। देखो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने की थी। पे फॉर ए प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गैस है गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन। ये देखो प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन। कहीं आपको रदरफोर्ड नजर आए तो रदरफोर्ड ने क्या दिया था? नाम दिया था, याद रखना। ना फोरे नाभिक, और नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। ने फोरे न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज चेस से क्या याद रखोगे? चैडविक ने की थी। एक साथ देखो, इस ईंट पग नारद नचे, इस एक ट्रिक से आपके ये सभी खोज करता आ जाएंगे, ठीक है ना। बाद में लिखो तब मैंने मुझे बता देना, मैं लिखवा दूंगा। इसको याद रखनी है, इसको इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूजन नहीं होगा इससे। कर लोगे क्या? पक्की बात है। आगे चलें। ये अपना क्या है? परमाणु एटम है, इस प्रकार होता है। इसके नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और इसके बाहर कक्षों में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। और क्या इसके अंदर देखो, सबसे भारी कण क्या होता है? क्या पता चला भाई? अभी तो द्रव्यमान देखा था। सबसे भारी क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। सबसे हल्का कण है? इलेक्ट्रॉन होता है। भारी द्रव्यमान के आधार पर इनका क्रम देखो, सबसे भारी होता है न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन के बाद प्रोटॉन होता है, और प्रोटॉन के बाद इलेक्ट्रॉन होता है। ये इनका क्रम होता है। सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन, सबसे भारी न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन इनके बीच में ही आने वाला है। नाभिक के कण या न्यूक्लियॉन्स किसे कहते हैं? देखो ये अपना परमाणु है क्या? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं क्या? और इसे क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। न्यूक्लियॉन क्वेश्चन आता है, न्यूक्लियॉन में कौन होते हैं? न्यूक्लियॉन में कौन होते हैं? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन शामिल है क्या? नहीं है। इलेक्ट्रॉन तो इसके चारों चक्कर लगाते हैं। नाभिक की बात करो, नाभिक के अंदर क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इन्हीं को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन कहा जाता है। न्यूक्लियॉन्स नाभिक में पाए जाने वाले कणों को नाभिकीय कण कहा जाता है। ये दो कण होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके अंदर। क्वेश्चन इस प्रकार का ही आता है। क्वेश्चन किस प्रकार का आता है? नाभिक में पाए जाने वाले कण या न्यूक्लियॉन्स में कौन से कण पाए जाते हैं? तीन ऑप्शन देगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। नीचे चौथा ऑप्शन देगा ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। पांचवा ऑप्शन देगा उपयुक्त तीनों, उपयुक्त तीनों नहीं होगा, यानी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तीनों नहीं होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा। परमाणु क्रमांक क्या होता है? बोलो परमाणु क्रमांक। एक होता है, देखो इसका बार बार कंफ्यूजन होता है, मुझे पता है। एक होता है परमाणु क्रमांक, एक होता है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु क्रमांक और एक होता है परमाणु द्रव्यमान। दोनों में अंतर है क्या? अरे परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान दोनों में अंतर है क्या? अरे अंतर है। परमाणु क्रम, क्रमांक का मतलब क्या होता है? क्रम, क्रम यानी 1 2 3 4 5 इस प्रकार चलता है ना क्रम। क्रम से बैठ जाओ भैया जी, कहने का मतलब लाइन से बैठ जाओ, नंबर लगा के बैठ जाओ। तो क्रमांक का मतलब होता है 1 2 3 4 5। परमाणु द्रव्यमान है, इनके अंदर द्रव्यमान कितना है? जैसे एक नंबर पर क्या आता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यूरेनियम। इस प्रकार चलता है क्या? ये एक नंबर पर, 2 नंबर पर, 3 नंबर पर, 4 नंबर पर, ये इनका क्या है? क्रमांक या क्रम बोल दो। अब इनके अंदर द्रव्यमान कितना पाया जाता है? अब यहाँ पढ़ेंगे 1 2 4 6 इस प्रकार पढ़ेंगे, तो ये इनका क्या है? तो ये बोल रहा है परमाणु क्रमांक। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। इनको इस प्रकार लिखा जाता है, देखो ZXA, या फिर इसी को लिखा जाता है ZXA। इस प्रकार लिख दो या इस प्रकार लिख दो, एक ही चीज है। ZXA का मतलब Z यहां क्या है? परमाणु क्रमांक, और A क्या है? द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान। परमाणु का क्रमांक, किसी भी परमाणु का है ना, उनका क्रमांक यानी परमाणु क्रमांक किस प्रकार दर्शाया जाता है? जितने उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं,
जितने उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं ना, उसी के हिसाब से इनका क्रम दर्शाया गया। अरे अपने को क्या पता चला कि सबसे पहले हाइड्रोजन को रखना है, फिर हीलियम को रखना है, फिर लिथियम को रखना है। अरे ऐसे ही थोड़ी रख दिए इनको, कुछ तो क्रम रखा होगा उनका, कुछ तो क्राइटेरिया रखा होगा। वो क्राइटेरिया क्या था? ये देखो, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के जितने प्रोटॉन होंगे ना उसको उतने नंबर पर रख दिया। तो बोलो हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन है? तभी तो उसको 1 नंबर पर रखा है। हीलियम में 2, लिथियम में 3। बस यही बोल रहा है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या है ना, उसी आधार पर उनको क्या दे दिया? क्रम दे दिया, और इसी आधार पर इनको रखा गया है। जितने प्रोटॉन उतने नंबर पर, यानी उतना ही उसका क्रम है। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम ऐसे ही नहीं लिखे गए, ऐसे ही लिख दो भैया जी, जो हाथ में आया भैया। तो परमाणु प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर परमाणु क्रमांक दिए गए इनको। परमाणु क्रमांक को किसे दर्शाया जाता है? देखो मैंने दर्शाया ZXA। ये कोई परमाणु है, ये परमाणु क्रमांक है, ऊपर वाला A इसका द्रव्यमान होता है, ठीक है ना, एटॉमिक मास। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? P होती है। किसके बराबर? ये बोल रहा है परमाणु क्रमांक Z और नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, ये दोनों बराबर होती है क्या? ये तो बोल रहा है क्रमांक नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर दिया जाता है। मैं ये लिख सकता हूं क्या? Z बराबर है P। Z क्या है? परमाणु क्रमांक है। P क्या है? प्रोटॉन, यानी प्रोटॉनों के आधार पर ही तो क्रम दिया गया है इनका। तो Z बराबर क्या हो जाता है? P हो जाता है। आगे देखो, द्रव्यमान संख्या को किससे दर्शाया जाता है? A से। देखो अभी ZXA ये तो क्रमांक हो गया, ये प्रोटॉनों की संख्या के बराबर दिया जाता है, पता चल गया ना। अब ये द्रव्यमान क्या चीज है? द्रव्यमान का क्या पता चला? ये द्रव्यमान आगे देखो, परमाणु क्रमांक, यहाँ परमाणु और यहाँ द्रव्यमान लिखते हैं ना। पर द्रव्यमान किस प्रकार लिखा जाता है, किस प्रकार डिसाइड किया जाता है द्रव्यमान? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या का योग क्या होता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान को किससे दर्शाया जाता है? A बराबर P प्लस N लिख दूं क्या? अरे किसी भी परमाणु का द्रव्यमान है ना, उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग से क्या निकलता है? द्रव्यमान निकलता है, और उसी के आधार पर उनको रखा गया है, उनका द्रव्यमान रखा गया। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या का योग क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या कहलाता है। द्रव्यमान A यानी A से दर्शाया जाता है। द्रव्यमान संख्या A, प्रोटॉन P और न्यूट्रॉन की संख्या का योग देखो, A बराबर P प्लस N। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग ही क्या होता है? द्रव्यमान होता है। एक होता है उदासीन परमाणु। जब प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है तो उसे क्या कह देते हैं? उदासीन परमाणु कह देते हैं। उदासीन परमाणु यानी उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जिसके ऊपर देखो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो? बराबर हो, इसका मतलब उस पर कोई चार्ज है। प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन प्लस धनावेशित होता है, इसका आवेश धनावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव, अभी तो पढ़ा था। तो प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? ऋणावेशित होता है। ये बोल रहा है उदासीन किसे कहेंगे? जिस पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाए, यानी ये प्लस और माइनस बराबर हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है। मैंने बोल दिया प्लस का 5 और माइनस का 5, बोलो क्या होगा? 0 होगा। ये उदासीन है, तो जिस पर कोई चार्ज नहीं हो। धनावेशित परमाणु प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से क्या हो जाता है? ज्यादा धनावेशित हो जाता है। गणित से समझ लो, प्लस 5 और माइनस का 3 है। 5 तो प्रोटॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, बोलो प्लस का क्या आएगा? प्रोटॉनों की संख्या अधिक है क्या? तो उसे क्या बोल देंगे? क्योंकि धनावेशित माना है अपना। क्यों, क्या हुआ? नहीं हुआ, 10:15 बजे छोड़ूंगा। ऋणावेशित परमाणु, यदि प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम हो जाए तो ऋणावेशित होता है वो। आवेश की गणना प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, देखो आवेश की गणना किस प्रकार की जाती है? प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अंतर के आधार पर की जाती है। प्रोटॉन में से इलेक्ट्रॉन घटाते हैं तो क्या हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन में से प्रोटॉन घटाते हैं तो ऋणायन होता है। ये ठीक है ना, इस प्रकार है, ये ऐसे ही है। परमाणु की त्रिज्या, वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है यहाँ से। अब देखो बीच में इसके अंदर टॉपिक के अंदर कुछ चीजें बोरिंग सी लगेंगी आपको, क्योंकि ये थोड़ी डीपली है, पढ़ना जरूरी है, लेकिन आपके आता नहीं है। आपके आते हैं वो चीजें मैं बता दूंगा। परमाणु त्रिज्या ये पूछा जाता है। परमाणु की त्रिज्या हमेशा किस में मापी जाती है?
एंगस्ट्रॉम में, ये एंगस्ट्रॉम A0 इस प्रकार लिखा जाता है, इसे एंगस्ट्रॉम कहा जाता है। परमाणु की त्रिज्या होती है ना, ये परमाणु है, परमाणु की त्रिज्या यही तो होती है, त्रिज्या r। तो ये बोल रहा है परमाणु की त्रिज्या हमेशा किस में मापी जाती है, एंगस्ट्रॉम में। और परमाणु की त्रिज्या होती कितनी है, 10 की पावर माइनस 10 मीटर। ये बोल दो या फिर एक एंगस्ट्रॉम बोल दो। सर एक एंगस्ट्रॉम क्यों बोला, क्योंकि ये बोल रहा है इतना मान किसके बराबर होगा, एक एंगस्ट्रॉम के बराबर होगा। तो परमाणु की त्रिज्या एंगस्ट्रॉम में मापी जाती है और परमाणु की त्रिज्या होती है कितनी है, 10 की पावर माइनस 10 मीटर होती है, इतनी परमाणु की त्रिज्या होती है। परमाणु की त्रिज्या पूछी गई है, तो इसके अलावा और भी त्रिज्याएं पूछी जाती हैं क्या, बिल्कुल पूछी जाती हैं। और किसकी, जैसे नाभिक, नाभिक की त्रिज्या किस में मापी जाती है, फर्मी मीटर में मापी जाती है। क्यों सुनाता है ये, तो एक एफएम बराबर 10 की पावर माइनस 15 मीटर। बताओ नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, 10 की पावर माइनस 15 मीटर। अब बताओ मुझे परमाणु की त्रिज्या कितनी थी, और नाभिक की त्रिज्या कितनी है, बताओ इनमें से बड़ी त्रिज्या किसकी है, परमाणु की है कि नाभिक की है, सोच समझ के बता दो। परमाणु की है। कैसे सर उसमें माइनस घात 15 है। हाँ, अरे परमाणु के अंदर नाभिक, परमाणु के अंदर नाभिक कौन पाया, नाभिक पाया जाता है क्या, तो बड़ी तो परमाणु की होगी। और परमाणु देखो माइनस 10, ये माइनस 15 है, माइनस 15 जीरो का भाग लगेगा, यहाँ माइनस 10 का भाग लगेगा। तो ये तो परमाणु की त्रिज्या है, और इस नाभिक की ये मान लो ये नाभिक की त्रिज्या है, परमाणु के अंदर नाभिक पाया जाता है। अणु की त्रिज्या, अणु किसे कहते हैं, अणु का पता है क्या, दो परमाणु मिल जाते हैं ना, एक अणु बनता है। हाँ दो परमाणु, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है क्या, अरे नहीं पाया जाता, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। लेकिन जब दो परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, अणु, दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। और अणु किस में पाया जाता है, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। जैसे एक हाइड्रोजन परमाणु है क्या, एक हाइड्रोजन परमाणु है क्या, H2 बना लेते हैं क्या, ऑक्सीजन है प्लस ऑक्सीजन, एक परमाणु एक परमाणु O2 बना लेते हैं क्या। तो अपन बार बार O2 क्यों लिखते हैं, अरे O2 ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, ये अणु होता है, जबकि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। समझ आई क्या, तो अणु क्या होते हैं, दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर क्या बना लेते हैं, अणु बना लेते हैं, उसे अणु कहते हैं। अणु की त्रिज्या किस में मापी जाती है, नैनोमीटर में मापी जाती है। तो बोलो अणु की त्रिज्या होती कितनी है, 10 के पावर 9 मीटर होती है। अब बताओ परमाणु की त्रिज्या बड़ी होती है, एक नाभिक की बड़ी होती है, एक अणु की बड़ी होती है। अणु की बड़ी क्यों हुई, क्योंकि परमाणु मिलकर अणु बना है, परमाणु मिलकर अणु बना है, तो अणु की तो बड़ी होनी है त्रिज्या, 10 की पावर 9 माइनस 9 मीटर है। और किस में मापी जाती है, नैनोमीटर में मापी जाती है। ये इसी प्रकार माप बड़ा होता गया है, ठीक है ना। एंगस्ट्रॉम सबसे छोटा फर्मीमीटर, फिर एंगस्ट्रॉम, फिर नैनोमीटर। नैनोमीटर बड़ा माप है, क्योंकि त्रिज्या बड़ी होगी तो बड़े माप से मापने पड़ेंगे। जिस प्रकार बड़ी दूरियां किलोमीटर में मापते हैं ना, छोटी दूरी मीटर में मापते हैं, उससे छोटी दूरी फुट में माप लेते हैं, फिर सेंटीमीटर में माप लेते हैं, इंच में। तो ये दूरी के आधार भी तो करते हैं अपन। देखो परमाणु में आकार के आधार पर बात करें तो सबसे बड़ा क्या होता है इसमें, अणु। दो परमाणु मिलकर है, दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। सबसे छोटा नाभिक। आकार के आधार पर क्रम है, सबसे बड़ा। देखो ये जो आकार है ना, ये आकार इन तीनों के बारे में बताया गया है। एक अणु, एक परमाणु और एक नाभिक, तीन चीज होते हैं, इनमें बार बार कंफ्यूजन होता है, बड़ा कौन होता है छोटा कौन होता है। तो त्रिज्या पढ़ ली, त्रिज्या के आधार पर इनका आकार निकाल सकते हैं क्या। देखो नाभिक क्या होता है, परमाणु के अंदर नाभिक पाया जाता है, और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कक्षाओं में चक्कर काटते हैं, पता है ना। दो परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। तो बताओ अणु सबसे बड़ा होगा कि नहीं होगा, फिर परमाणु, और परमाणु के अंदर नाभिक पाए जाते हैं, तो नाभिक सबसे छोटा होगा। आकार के आधार पर परमाणु नाभिक से 1 लाख गुना बड़ा होता है। आकार के आधार पर परमाणु नाभिक से कितना बड़ा होता है, 10 की पावर 5 गुना। अब 10 की पावर 5 कितनी होती है, 1 लाख होती है। 10 के 5 जीरो लग रहे हैं, 5 जीरो का मतलब 1 लाख होता है। तो नाभिक से 1 लाख गुना बड़ा होता है। देखो ये नाभिक है, ये परमाणु है, ये नाभिक से कितना बड़ा होता है, 1 लाख गुना बड़ा होता है।
समझ में आया क्या? क्या समझ में नहीं आया? क्या पूछ रहे हैं? 10 की पावर 5 का मतलब हो गया 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, 1 2 3 4 5 है। बोलो 10 के कितने जीरो लगाऊं? 5। बोलो 1 लाख हो गया क्या? किसी तत्व की रासायनिक क्रियाशीलता इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। अगर कोई तत्व रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है ना, तो उसकी क्रियाशीलता की बात करें तो वो किस पर निर्भर करती है? उसके इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। परमाणु सामान्यतः क्या होता है? ये पढ़ा है, अभी बताया था। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, इसका मतलब अस्थायी होता है, वो स्थायी नहीं होता। स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करता है, और आदान प्रदान करके वो स्थायित्व प्राप्त करता है। लेकिन सामान्यतः अस्थायी होता है। इसका मतलब कुछ ऐसे परमाणु है जो क्या होते हैं? स्थायी भी होते हैं। ये देखो सामान्यतः अस्थायी होती है। आपा देखो सामान्यतः शब्द क्या हाथ लगेड़ो है, यानी 100% की बात कौन कर रहे हो? आपा यहाँ बोल रहा है यार सामान्यतः आपने ज्यादा वो बुआई को मौसम आवे, बारिश हो जाए, मतलब कदेसी को नहीं हुए, अकाल पड़ा करे ना, सामान्य तो जाए मतलब लगभग हो जाए, आई बात हम बोल रहे हैं। परमाणु सामान्यतः अस्थायी होता है, लेकिन कुछ इसके अंदर अपवाद है जो स्थायी भी होते हैं। वो कौन सी हैं? अक्रिय गैसें हैं। अरे अक्रिय गैसें किसी से क्या नहीं करती? क्रिया नहीं करती। क्यों नहीं करती? अरे ये स्थायी है, ऑलरेडी स्थायी है, ये क्रिया कैसे करेगी? ये तो ये क्रिया नहीं कर सकती। जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन, ऑग्निशियन, ये सभी क्या है? अक्रिय गैसें, और ये स्थायी होती हैं। इनको सिंगल सिंगल ही तो लिखते हैं अपन। देखो इसको सिंगल सिंगल ही लिखते हैं क्योंकि ये स्थायी होते हैं, ऑलरेडी स्थायी होते हैं। ये परमाणु ही है। परमाणु स्थायित्व प्राप्ति के लिए अन्य परमाणु से क्या करते हैं? क्रिया कर क्या निर्माण करते हैं? अणु का निर्माण करते हैं। इस दौरान में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान या इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? साझा। इलेक्ट्रॉन का एक तो होता है आदान प्रदान करना, एक होता है इलेक्ट्रॉन का साझा करना, दोनों अलग अलग चीजें। इलेक्ट्रॉन के साझे से कौन सा बंध बनता है? सहसंयोजक बंध बनता है। और इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से आयनिक बंध बनता है। कौन सा बंध बनता है? आयनिक बंध बनता है। एक तो होता है इलेक्ट्रॉन का साझा करना, साझा का अर्थ होता है शेयरिंग करना, पार्टनरशिप करना। पार्टनरशिप का अर्थ समझ रहे हो क्या? जितना अधिकार उसका है उतना ही अधिकार है अपना भी है। तो ये होता है साझा करना, इलेक्ट्रॉन का साझा करना। एक होता है इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करना। आदान प्रदान करना मतलब यार वो एक मेरे ने एक ये पढ़ियो है, इन तू ले जा, तेरा काम आज तेरो काम हो जिसी इस प्रकार हो। आगे पढ़े से आपा कौन सा है जगह इलेक्ट्रॉन को आदान प्रदान करना है, कौन सा साझो करे। साझा का मतलब वो है कि यार तेरे बिना काम मेरो ही कौन चल है और मेरा बिना तेरे ही कौन चल है। आप क्या करें? साझो कर ले वहां, जो दोनों को काम चल जाए। तो इलेक्ट्रॉन का साझा करना कौन सा बंध कहलाता है? सहसंयोजक बंध कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करना आयनिक बंध कहलाता है। अब कौन सा आयनिक बंध होता है, कौन सा सहसंयोजक बंध होता है, इन सभी की अपन बात करेंगे। देखो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन मिलकर क्या बना लिया? N2। ये स्थायी अणु बन गया क्या? ये नाइट्रोजन एक परमाणु है, नाइट्रोजन एक परमाणु है, ये दोनों अस्थायी हैं और इन दोनों ने मिलकर मॉलिक्यूल यानी यौगिक या अणु बना लिया। एटम यानी परमाणु अस्थायी होता है क्या? अस्थायी होता है। तो ये अस्थायी परमाणु और अस्थायी परमाणु मिलकर क्या बना लिया? एक स्थायी परमाणु बना लिया। जैसे नाइट्रोजन का अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं ना, तो ये 2 और 5 के रूप में लिखते हैं। 2 और 5 किस प्रकार होता है? ये एक नाइट्रोजन है और ये एक नाइट्रोजन है। तो इसके बाह्यतम कोश के अंदर देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, और इनको अष्टक पूरा करने के लिए 8 चाहिए क्या? 8 चाहिए। तो ये बाह्यतम, ये बस बाह्यतम देखना है, पहले कुछ नहीं देखना, यानी उसकी बाह्यतम कक्षा देखनी है। और इनको अष्टक पूरा करने के लिए बाह्यतम कक्षा में 8 चाहिए। तो ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे। इस प्रकार करेंगे। देखो मैं इसके बना रहा हूं, देखो बाह्यतम में 5 है, 1 यहाँ बना दिया, 2 यहाँ बना दिया, 1 2 3 यहाँ बना दिया, 5 हो गए क्या? इसी प्रकार इसके पास होते हैं 1 2 और 3, इस प्रकार होते हैं। इनको बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए और 8 लेते ही इनका अष्टक पूरा हो जाता है, और अष्टक पूरा होते ही ये स्थायी हो जाते हैं, स्थायी हो जाते हैं। फिर तो ये बोल रहा है कि यार मेरे पास देखो 3 और 2 5 है, तो 8 बनाने के लिए कितनी की आवश्यकता होती है? 3 की और आवश्यकता होती है। ये बोल रहा है 3 मुझे दे दे, ये बोल रहा है 3 तुझे दे दूंगा, तो मेरे पास 2 ही बचेंगे। ये बोल रहा है तो मुझे भी 3 की आवश्यकता है। बोलो क्या करें? बोले अपने क्या कर लेते हैं, ये शेयरिंग कर लेते हैं। किस प्रकार है?
बोलिए ये तेरे 3 वाले और तेरे 3 वाले इस प्रकार कर लेते हैं। अब बताओ इसके पास कितने हो गए? अरे 6 कैसे हो गए? 3 2 5 और 3 है, इसके पास 8 हो गए क्या? अब इसके गिनो, 3 और 2 5 और 3 है 8, इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए क्या? ये स्थायी हो गया। तो अब अपन लिखते हैं इसको N2। क्या लिखते हैं? N2। बाह्यतम कोष में अष्टक पूरा नहीं है अतः अस्थायी है। साझा यानी ये क्या करते हैं? सहसंयोजक, ये शेयरिंग की है, पार्टनरशिप की है, 3 की पार्टनरशिप की है, शेयरिंग की है। इसके पास 5 ऑलरेडी थे, 3 के साथ क्या कर लिया इसने? पार्टनरशिप, साझा कर लिया। इसी प्रकार इसने किया है क्या? इसने किया। तो जितना इसका अधिकार है उतना भी इसका अधिकार है। तो इस प्रकार के जो शेयरिंग करता है यानी इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है, इस प्रकार के बंध को क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंध कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अरे रुक जाओ, ये देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन O8 होता है तो इसको 2 और 6 के रूप में लिखा जाता है। बाह्यतम में कोष में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है? और स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अष्टक चाहिए यानी 8। इसका मतलब 2 की कमी है क्या? 2 की कमी है। तो ऑक्सीजन में देखो ये 2 की शेयरिंग इस प्रकार करेंगे, जैसे ये ऑक्सीजन है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये बोल रहा है मुझे क्या पूरे करने हैं? अष्टक पूरा करना है क्या? अष्टक पूरा करना है तो ये क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे। शेयरिंग करेंगे तो ये बोल रहा है ये 2 वाला है मुझे दे दो। अब देखो इसके पास कितने हो गए? 8, और ये बोल रहा है ये 2 मुझे दे दो। इस प्रकार अपन लिखते हैं O2, ये स्थायी हो गया। O2 लिखते हैं अपन। तो N2 O2 किस प्रकार लिखते हैं? ये स्थायी होने के लिए इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, साझा शेयरिंग करते हैं, तो इसे सहसंयोजक बंधे कहा जाता है। तो ठीक है, बाकी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तो जितना पढ़ाया है इतना एक बार फिर से पढ़ के आना, ठीक है ना? और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।